ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसको हम डिस्कस ही कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चंस को। राइट, जैसे ये पहला क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसे आपको ये प्रूव करना है, ए आपको दिया हुआ है 0 1 0 0, और आपको ये प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए एन -1 बी ए, और आई जो है इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। तो ये क्वेश्चन सारे इंडक्शन से प्रूव होंगे, पहले तीन क्वेश्चन ना। तो आपका करोगे, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो। जैसे ए इंटू आई करो, ये वाली चीज। तो ए इंटू आई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए 0 0 है, एक तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस बी ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 B 0 A आ गया ना, और ये पूरे की पावर एन है, मैट्रिक्स है ये भी। राइट, और ये बनेगा आपका ए की पावर एन 0 0 ए की पावर एन, जब आई को ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, और एन ए एन -1 बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एन ए एन -1 बी 0 0 आ जाएगा। राइट, अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब आपने ये चीज प्रूव करनी है बेसिकली। ए प्लस 0 ए, 0 प्लस बी बी, 0 प्लस 0 0, ए प्लस 0 ए की पावर एन, डैट इज इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड कर दो, ए की पावर एन एन ए एन -1 बी 0 ए की पावर एन। मतलब दिस वी हैव टू प्रूव। अब ये प्रूव होगा इंडक्शन से। राइट, तो इंडक्शन के स्टेप क्या होते हैं, पहले आप n इक्वल टू 1 लोगे, स्टेप 1 करना हमने। तो फॉर n इक्वल टू 1, अब दोनों साइड में n को 1 पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, ए भी 0 है, एंड राइट हैंड साइड इज, इसमें भी n को 1 पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पे n 1 पुट करोगे, a 1 1 में a आ जाएगा, ये 0 रहेगा, ये a आ जाएगा। यहाँ पे n को 1 पुट करोगे, ये 1 होगा और a की पावर 0 हो जाएगा, मतलब दोनों 1 हो गए ना, तो ये b हो गया ना हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। यस सर। राइट, तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमें स्टेटमेंट लेना है, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। राइट, तो अब n इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लेंगे, मतलब एजम्पशन का स्टेप आएगा ये हमारा। ठीक है, तो अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 k। तो स्टेप 2 होगा हमारा, फॉर n इक्वल टू k, एजम्पशन का स्टेप होता है ये हमारा ना। तो हमारा ये आया था ना, a b 0 a की पावर k इक्वल टू, यहाँ पे a की पावर n था दोनों में, a की पावर k हो जाएगा ना ये फिर। a की पावर k, ये 0, और ये हो जाएगा k a k n a n -1 था ना यहाँ, इंटू कैपिटल इंटू b, ये चीज था ना। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब आपको k+1 के लिए प्रूव करना है। अब k+1 के लिए प्रूव करोगे तो k की जगह k+1 आ जाएगा, मतलब टू प्रूव
फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए यहाँ पे k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1 करेंगे तो ये k हो जाएगी पावर। तो मतलब वी हैव टू प्रूव दिस a b 0 a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 0 a की पावर k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 1 और ये a की पावर k b हो जाएगा ना साथ में, जब k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो a की पावर k b आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है, तो ये चीज प्रूव होती है सेकंड स्टेप से, इस स्टेप से। तो ये आप प्रूव करोगे तो आपके पास सेकंड स्टेप में पावर k है ना, तो पावर k लेके चलेंगे हम। मतलब ये जो चीज है ना हमारी, ये चीज हमारी ये है a b 0 a की पावर k इंटू ए बी 0 a की पावर 1, मतलब ये चीज है ये। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी फ्रॉम स्टेप 2। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम स्टेप 2 इस पावर k की। तो ये चीज हमारी ये है a की पावर k a की पावर k माइनस 1 भी 0 a की पावर k, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे a b 0 a से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा a की पावर k इंटू a की पावर k प्लस 1, और इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। इसको इसके साथ करेंगे a की पावर k भी, इसको इसके साथ किया a की पावर k भी, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये भी a की पावर k बन जाएगा ना। जब a के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो k a की पावर k भी बनेगा ये। अब इस रो को इसके साथ करेंगे तो 0 को a के साथ करेंगे 0, तो ये 0 ही रह गया ना, और 0 इंटू भी 0, ये a की पावर k प्लस 1 आ गया। अब यहां से आप इसमें से a की पावर k भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे k बच जाएगा। देखो यही चीज नहीं आ गई, a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 0, यहाँ से a की पावर k भी कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 बचा ना, राइट। Yes, sir. तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस बाय PMI इट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही करते थे ना हम PMI में। आ गया समझ पास? Yes, sir. ये लिख लिया? Sir, एक second. हाँ इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। ये सारे इंडक्शन के ही हैं, 5-6 क्वेश्चन ना। Yes, sir. Sir, ऐसा आता है पेपर में? हाँ आ सकता है, बोर्ड में तो आ ही सकता है, ठीक है, उसमें भी sir. पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन ऐसे, तो उसमें आप n की वैल्यूज पुट करके कर सकते हो, राइट। Yes, sir. हो गया ये? हाँ, sir. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 और एक की पावर n दिया हुआ है। अच्छा एक की पावर हमने प्रूव करना जब a दिया हुआ है, मतलब ये आपको एक की पावर n दिया हुआ है, c की पावर n माइनस 1, c की पावर n माइनस 1, c की पावर n माइनस 1, ऐसी ये दिया 3 की पावर n माइनस 1, c 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 की पावर n माइनस 1, राइट। और a भी दिया हुआ है आपको 1 1 1 1 1। तो हमें ये प्रूव करना है, तो ये भी इंडक्शन से ही होगा। पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो पहला स्टेप करेंगे फॉर n इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ में n को 1 पुट कर दो तो ये a आ जाएगा,
और ये सारे 3 की पावर 0 नहीं बन जाएंगे? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब k के लिए ज़ूम कर लो। तो स्टेप सेकंड में आप a की पावर k लिखोगे 3 की पावर k माइनस 1, 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 तो ये हमारा स्टेप सेकंड हो गया। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब हम स्टेप थर्ड करेंगे, मतलब आपको प्रूव करना है कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 आल्सो। तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आप सब जगह k प्लस 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1, और ये हमें प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू, अब इनमें k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर k रह जाएगा ना हर जगह। मतलब वी हैव टू प्रूव दिस। राइट, तो ये स्टेप हमारा ये यूज करके होएगा सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो हम a की पावर k प्लस 1 को लिखेंगे a की पावर k इंटू ए। इस चीज को ना, इस चीज को हम लिखेंगे a की पावर k इंटू ए, और a की पावर k की वैल्यू आपके पास ये थी, ये वाली। तो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ऐसे इसको लिख लो 3 की पावर k माइनस 1। इंटू ए, मतलब 1 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 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही एलिमेंट मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, बाकी तो सेम ही आएंगे क्योंकि सिमेट्रिक हैं। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये सारे 3 की पावर k माइनस 1 नहीं बन जाएंगे यहाँ पे? तो ये मतलब ये चीज क्या होगी हमारी, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, और ये बेसिस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर k ही बन गया ना। तो ऐसे हर एलिमेंट नहीं 3 की पावर k बन जाएगा क्योंकि सेम ही बनेंगे, फिर समझ नहीं प्रोडक्ट आया, सेम ही बन रही ये है ना। समझ नहीं आया, है, ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? 3k माइनस 1, तो सर हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3k कैसे बन जाएगा? नहीं नहीं, ये स्टेप समझ आ गया प्रोडक्ट ये वाला। सर ये नहीं आ रहा। अरे 3 की पावर k माइनस 1 को अच्छा 1 से ये तो मल्टीप्लाई, आ गया सर, मतलब इसको आपने 3k कैसे करा वो नहीं आया। जैसे x प्लस x होता है 3x। जब तीन टर्म सिमिलर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू डेट टर्म ही होएगी ना, ऐड करेंगे तो। आप 3 रेज टू पावर k माइनस 1 को x ले लो, तो x हाँ प्लस x नहीं बन जाएगा ये? ठीक है। राइट, आया समझ? हाँ सर आ गया। ठीक, इसको x ले लिया मैंने, तो x प्लस x 3x हो गया, x की वैल्यू ये थी। अब ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी, और हर एलिमेंट ही यही बनेगा 3 की पावर k फिर, क्योंकि सेम बन रहे हैं ना सारे एलिमेंट। हाँ, राइट, हाँ, बच्चे समझ आए या नहीं?
हेलो, हाँ सर। आ गया समझ? हाँ सर आ गया। अब नहीं आ गया समझ ये? Yes, sir. ये इंडक्शन से हमने प्रूव कर दिया, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो हेंस इट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट? इसको लिख लिया? सर 2 मिनट. हाँ लिख लो इसको पूरे को। ये सारे एलिमेंट सेम बनेंगे आगे भी, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर a, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम एलिमेंट बन रहे हैं अब। लिख लिया सर. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो। इसमें आपको a दिया हुआ है, ये 3 - 4 1 - 1, और आपको प्रूव करना है a की पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो आप प्रूव कर लोगे। सेकेंड स्टेप हमारा ये हो जाएगा, a की पावर k इक्वल टू दिस। तो ये सेकेंड स्टेप है हमारा। अब थर्ड सर स्टेप में क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था? क्या? क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था? हमें a ये दिया हुआ है और ये प्रूव करना है। ओके ओके. तो मैंने n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, आप ये पुट करके देख सकते हो पहले स्टेप में। इसमें n को 1 पुट करोगे ना तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा a इक्वल टू दिस। तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा। यस सर. ये सेकेंड स्टेप है हमारा n इक्वल टू k के लिए अजम्पशन। अब थर्ड स्टेप में आप k प्लस 1 के लिए करोगे तो यहाँ पे जहां भी k दिख रहा है वहां पे k प्लस 1 ले लो, ऐसे। ये हो जाएगा 1 + 2 × k प्लस 1 -4 × k प्लस 1 k प्लस 1 और 1 - 2 × k प्लस 1। ये बन जाएगा ना हमारा सेकेंड स्टेप में। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो इन दोनों को। जैसे ये बनेगा 2k + 3, ये चीज ना, दिस इज 2k + 3 है, और ये चीज बनेगी आपकी -2k - 1 जब ओपन करोगे ब्रैकेट्स को तो, राइट? अब आप इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख सकते हो a की पावर k × a। तो मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लो। हाँ बस a की पावर k और a को मल्टीप्लाई कर देंगे बस। जैसे ये दोनों मैट्रिक्स तो हैं हमारे पास, 1 + 2k -4k k 1 - 2k, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a से, 3 - 4 1 - 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो ये चीज आ रही है, ये चेक करो। सर वो आएगी, मतलब करनी है। हैं? सर आएगी वो देखो। हाँ वो आ जाएगी और आपका प्रूव हो जाएगा बस, ठीक है। राइट? हाँ फोर्थ तो मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, फिफ्थ करवा देता हूँ, ठीक है? सर, मतलब मेरे से थोड़े होते नहीं वाले ऐसे वाले हैं? तो चलो के वाले मैं कर लूंगा, पर सर 4th 5th होते नहीं, फिर मैं कैसे करूँ? मतलब मेरे को थोड़ी समझ नहीं आती ऐसे वाला। क्या नहीं समझ आई? 4th 5th वाले से मतलब थोड़े फोर्थ तो अजीब मैंने से। करवाया हुआ है क्लास में। नहीं सर, तो कैसे करूँ मतलब अप्रोच 5th को? सर 4th नहीं 5th। हाँ वो तो मैं बता दूंगा। फिफ्थ तो उसमें भी आपको केसेस लेने पड़ेंगे ना, फिफ्थ तो मैं बता देता हूँ आपको, राइट? फोर्थ करवाया हुआ वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है? जहाँ ट्रांसपोर्ट करवाया था मैंने आपको। ये हो गया? यस सर. प्रोडक्ट करके चेक कर लेना कि ये आ रहा है या नहीं, ये वाली चीज। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। आपको दिया हुआ है, शो दैट B' AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A is symmetric और skew symmetric।
मतलब आपको ये मैट्रिक्स करना है कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमने प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसका हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये बताई थी, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। ऐसी अगर एबीसी का ट्रांसपोज करोगे ना तो वो ऑर्डर उल्टा आ जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये चीज क्या आ जाएगी मेरी, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा बी, राइट। अब मान लो अगर केस वन लो, इफ ए इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक कब होता है, जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा क्योंकि ट्रांसपोज लेना पड़ेगा ना, ये वाली प्रॉपर्टी से यहाँ पे ट्रांसपोज आया। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए पुट कर दो, इसको 1 ले लो, तो फर्स्ट बिकम्स ये, मतलब ये चीज है हमारे पास बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ये पूरी फर्स्ट है हमारे पास। तो अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, मैं इसको ए पुट कर सकता हूं, तो मेरे पास ये नहीं बन जाएगा। तो मतलब जिसका ट्रांसपोज लिया वही मैट्रिक्स आ गया। तो ये चीज इंप्लाई करती है बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। अब समझ आया? यस सर। ऐसी केस 2 लेंगे, केस 2 ले लो, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट बिकम्स बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी। अब ये माइनस बाहर ले सकते हो आप, प्रोडक्ट में कोई भी कॉमन फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट में, तो आप वो बाहर ले सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो ये देखो जिसका ट्रांसपोज लिया उसमें माइनस साइन आ गया, तो मतलब बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही तो प्रूव करना था हमने। आ गया सर समझ? बाहर माइनस भी तो है। क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ बाहर माइनस भी तो है। कहाँ पे माइनस है? जो आपने लिखा ना माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। हाँ तो तभी तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना। स्क्यू हाँ सिमेट्रिक वो में तो। ए ट्रांसपोज अच्छा इक्वल हाँ ओके ओके। यस सर यस सर ओके ए ओके ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा ना, तभी स्क्यू सिमेट्रिक होता ना। यस सर गॉट। हाँ तो तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक बना हमारा। तो दोनों केसेस नहीं हो गए हमारे कि ए सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, और ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। आ गया पास समझ? यस सर। हाँ, एक आपका 12th क्वेश्चन था। हाँ सर। राइट, एक मिनट बस ये लिख लो फिर करवाता हूँ आगे। तो मैट्रिसेस हमारा पूरा हो गया है या फिर बचा है अभी? अभी करवाना है, अभी डिटर्मिनेंट के बाद कराऊंगा। अभी डिटर्मिनेंट पूरा करेंगे, उसके बाद फिर मैट्रिक्स का पोर्शन करेंगे बाकी। अच्छा। अभी इसमें पढ़ा है, लंबा चैप्टर है ये दोनों ना एक्चुअल में, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट। तो इसमें काफी क्लासेस लगती हैं, तो 10-12 हमारे की। स्कूल में तो शायद रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करवाया? रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे कल, है ना पहली क्लास हमारी। कुछ नहीं होता, वो कर ही जाने दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा तो डिफरेंट तरीके से चलेगा। इसके बाद मैं रिलेशन फंक्शन नहीं कराऊंगा आपको इन 2 टॉपिक्स के बाद ना।
उन्होंने कुछ कराना नहीं है रिलेशन फंक्शन में, मुझे 15 क्लासेस लगेंगी एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कराना, उन्होंने 2 क्लासेस में खत्म कराया ना आपको, एक 2 क्लासेस में रिलेशन और 2-3 क्लासेस में फंक्शन, राइट? ये लिख लिया? यस। Yes, sir. उसके बाद आप 12th क्वेश्चन और देख लो, फिर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज करेंगे, राइट? इसमें आपको दिया ए बी एस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के ए बी और बी ए, और ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। देन प्रूव बाय इंडक्शन ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन है, ये हमें प्रूव करना है। तो फॉर एन इक्वल टू 1 देखो, लेफ्ट हैंड साइड ए बी आ गई और राइट हैंड साइड बी ए आ गई, और ये तो हमें गिवन था कि ए बी इक्वल टू बी है, तो हेंस ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। अब एन इक्वल टू के लिए ज्यूम कर लो सेकेंड स्टेप, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर के इक्वल टू बी के की पावर ए। ये हमारे पास आ गया सेकेंड स्टेप, मतलब ये गिवन हो गया, एजम्पशन का स्टेप है ये। अब एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए देखो, तो मतलब हमें प्रूव करना है ए बी की पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी के प्लस 1 ए, ये प्रूव करना हमें। ठीक है, और ये गिवन हमें ए बी इक्वल टू बी है, या ये भी यूज कर सकते हो आप, ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के ए, राइट? तो आप क्या करोगे, देखो एक साइड बनानी पड़ेगी आपको यहां से। स्टेप 2 में देखो क्या है, स्टेप 2 में आपको ये दिया हुआ है ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के ए। स्टेप 2 आप यूज कर सकते हो। अब ये लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए मुझे इसको बी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाई। मतलब हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, ए बी की पावर के इंटू बी इक्वल टू बी के की पावर ए इंटू बी, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बन गया बी की पावर के प्लस 1, तो ये बन गया ए बी की पावर के प्लस 1। अब यहाँ पे आप ए बी को बी ए पुट करोगे, क्योंकि ये गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए, तो इसको हम लिखेंगे बी की पावर के इंटू बी ए, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी की पावर के प्लस 1 नहीं बन जाएगा, तो ये नहीं बन गया हमारा। तो हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, यही प्रूव करना था ना हमें। हेंस इट इज ट्रू फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर आ गया समझ। आ गया समझ? आ गया समझ ये? Yes, sir. यस सर आ गया। हाँ, इसको लिख लो, फिर आगे डिटरमिनेंट। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? No, sir. 4.1 की थी, उसमें सारे हो गए थे। अब सारे हो गए थे ना, miscellaneous एक बार अब मिसलेनियस भी कर लेना आप, ठीक है? और जो एक और Yes, एक्सरसाइज sir. बताई थी वो भी कर लेना, राइट? हाँ जी. हाँ, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में भी डाउट ले लूंगा मैं, ठीक है? ये लिख लिया तो हम आगे और बढ़ते हैं फिर। लिख लिया sir. बढ़ते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर हम डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को, किसी भी रो या किसी भी एलिमेंट को अगर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है, और अगर किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका 0 आता है, राइट? उसके बाद वाली प्रॉपर्टीज करेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी लिखनी है आपने इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर इफ all elements of any row
oblique columns are zeros, then value of determinant is 0. मतलब किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट 0 हो गए, जैसे ये देखो, तो ये 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो 0 के साथ इसका कोफैक्टर आ जाएगा, फिर 0 के साथ C12 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और फिर 0 के साथ C13 आ जाएगा, तो ये 0 ही नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था A11 C11, A12 C12 और A13 C13, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। तो इसमें A11 A12 और A13 तीनों 0 हो जाएंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना डिटर्मिनेंट। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट doesn't changes if rows are changed into columns ट्रांसपोज। क्या कह रहे हैं? हाँ, ट्रांसपोज मतलब एंड कॉलम्स इनटू रोज, मतलब आप रोज को कॉलम में चेंज कर दोगे, कॉलम को रोज में, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं होगा चेंज। मतलब ए का वैल्यू ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, क्योंकि रो और कॉलम को चेंज करेंगे तो ट्रांसपोज ही मिलेगा ना आपको। Yes, sir. लिख लिए दोनों प्रॉपर्टीज? यस सर। Yes, sir. उसके बाद प्रॉपर्टी 4 लिखो। इफ वी मल्टीप्लाई any row or column of a determinant by a scalar k, scalar मतलब रियल नंबर, then value of determinant gets multiplied by that scalar। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना ये। मतलब इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझ लो। जैसे मान लो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मान लो इसका वैल्यू डेल्टा है, इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा है, राइट। अब मैंने क्या किया कि इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रो को, एक रो या एक कॉलम को, ठीक है, तो ये k टाइम हो जाएगा। अगर हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के, तो वो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू k टाइम हो जाएगा, राइट। अब इसका प्रूफ देखो। सबसे पहले जो मैंने इससे पहले डिटर्मिनेंट लिखा था k के बगैर, डेल्टा था जो,
डेल्टा का वैल्यू ये था A11 C11, A12 C12, A13 C13, ये डेल्टा का वैल्यू था, राइट? तो हर एक में के आ गए तो फिर के कॉमन निकल जाए। हाँ, इसमें देखो कि अगर आप C11 C12 C13 डेल्टा वाले में देखते हो या इसमें देखते हो, सेम रहेंगे, क्योंकि इसमें ये वाले एलिमेंट तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं, ये वाले। तो चाहे A11 के साथ C11 देखोगे या के A11 के साथ C11 देखोगे तो वो सेम नहीं हो जाएगा, C11 C12 C13। समझ आई ये बात जो मैं कह रहा हूं? हाँ सर। सर ये रिपीट करना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, बेसिकली मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये के हटा दो यहां से, सॉरी, ये के हटा दिया। अब आप C11 लिखो, क्या आएगा? C11 आपका ये आएगा A22 A23 A32 A32, कोफैक्टर ये नहीं आएगा यस सर। A11 का। अब मान लो मैं इसको के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका कोफैक्टर भी तो सेम ही रहेगा ना, के A11 का भी, क्योंकि सेकंड और थर्ड रो तो सेम रही। आया समझ? यस सर आ गया। ठीक है, मतलब अगर मैं फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई करता हूं, चाहे पहले वाले डिटर्मिनेंट ले लूं उसके फर्स्ट रो के कोफैक्टर, और के से मल्टीप्लाई करके अगर फर्स्ट रो के कोफैक्टर लूंगा तब सेम रहेंगे वो, क्योंकि सेकंड और थर्ड रो सेम है, और कोफैक्टर हमेशा सेकंड और थर्ड रो से ही आएंगे इसके, राइट? आ गया समझ? यस सर। अब देखो, अगर मैंने यहां से के से मल्टीप्लाई किया था मान लो, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट के A11 C11 प्लस सेकंड एलिमेंट के A12 C12 और के A13 C13। अब इसमें से के कॉमन आ गया तो डेल्टा नहीं बच गया, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू ये था। आगे समझ प्रॉपर्टी? हाँ सर। आ गया समझ? यस सर आ गया। अब मान लो मैं इसको भी के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकंड रो को भी, दो रोज को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये के स्क्वायर बन जाएगा। और अगर मैंने तीनों रोज को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये के क्यूब बन जाएगा, राइट? तो मतलब मेरा प्रॉपर्टी क्या है कि के ए का डिटर्मिनेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू के की पावर n, ए डिटर्मिनेंट होगा वेयर n इज ऑर्डर ऑफ ए, जो भी ए का ऑर्डर है। मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको पूरे डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई किया, तो ये के की पावर n मतलब 3 आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट डेल्टा, राइट? राइट सर। अब देखो, जैसे मान लो आपको ये पूछा जाता है, मान लो मैं आपको कहता हूं कि इफ वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर का मतलब है 3/3, is 5, then what is value of यहाँ पे ए भी कर देना बेशक, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ए मतलब ए डिटर्मिनेंट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी किया है इसमें n 3 हो जाएगा,
3/3 है ना। और अभी मैंने आपको बताया था कि 3a का डिटर्मिनेंट मतलब k a का डिटर्मिनेंट k की पावर n a डिटर्मिनेंट होगा। तो ये 27 इंटू 5 नहीं आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना कि ये 3 इंटू 5 नहीं करना आपने, गलत हो जाएगा फिर। तो 27 इंटू 5 होता है 135, तो ये आंसर आएगा आपका, राइट। यस ओके सर। सर ऐसा समझ आ- तो एक और क्वेश्चन करके दिखा दो। वो तो जो मर्जी ले लो। जैसे मान लो आपने आप ये देखो कि मान लो हम ये ले लेते हैं, if fourth order determinant has value -3, then what is value of, माइनस भी ले सकते हो इसका, -5a का डिटर्मिनेंट। तो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो -5 की पावर 4 हो जाएगी ना, ये फोर्थ ऑर्डर है तो ये n4 हो गया ना a डिटर्मिनेंट। और a डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ, -3, तो 5 की पावर 4 होता है आपका 625 इंटू -3, तो ये -1875 आ जाएगी वैल्यू। मतलब k a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k की पावर n a डिटर्मिनेंट, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ a। ओके सर अब आ गया समझ। आ गया ना समझ। हाँ जी। हाँ, इसको लिख लो। ऊपर ये माइनस में होगा, आपने शायद माइनस की जगह इक्वल टू में साइन घुस दिया। क्या? सर वो माइनस का साइन इक्वल टू में घुस गया। हाँ हाँ, वो माइनस है, -1875 है वो, ठीक है सर। राइट। ये -1875 है। ठीक है, हो गए क्वेश्चन। हाँ, सर। हो गए। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। कितनी प्रॉपर्टीज होगी देखना जरा, 5 होगी। फोर। 4 हुई है ना प्रॉपर्टी, फिफ्थ लिख लो। और लिखो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are same, then value of the determinant is 0. मतलब कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम डिटर्मिनेंट के सेम आ गए ना, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ये देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसमें सेकंड और थर्ड रो कॉलम सेम दे रहा हूं मैं, राइट। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा आपका A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। यही होता है ना डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब आप C11 निकालो जरा, देखो C11 आ रहा है आपका A22, A23, A22, A23। तो ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो ये नहीं आ जाएगा A22, A23 माइनस A23, A22। तो ये दोनों सेम आ गए तो 0 नहीं आ गया C11। सिमिलरली C12 भी 0 आएगा आपका एंड C13 आल्सो 0। तो डेल्टा 0 ही नहीं आ जाएगा। अगर तीनों को फैक्टर 0 हो गए तो डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाएगा ना।
राइट? आ गया समझ ये प्रॉपर्टी सर लिख लिया, है? लिख भी दिया आ गया। आ गया ना समझ? बच्चे समझ आ गया? हाँ सर, लिख लिया? हाँ सर। अब नहीं लिख लिया? सर उसकी उसने शायद लीव कर दिया, उसका नेट नहीं आया, पता नहीं वो भी हाँ जी सर अपनी मीटिंग में नहीं। बच्चे आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हेलो, अब आ रही है सर? हाँ थोड़ा आ रही है। बताओ क्या कह रहे थे आप? सर मैंने लिख लिया। अच्छा लिख लिया? अब नहीं लिख लिया बच्चे? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत क्वेश्चन इसी से ही होते हैं। लिखो इनर डिटर्मिनेंट in any row or column if we add scalar multiple of any row oblique column, then value of determinant doesn't changes. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब ये कहने की बात क्या कर रहा है कि मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मान लो मैंने सेकंड रो को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, तो उस ऑपरेशन को हम ऐसे लिखेंगे, जो रो चेंज हो रही है R1 चेंज हो रही है, R1 प्लस KR2, ये ऑपरेशन है हमारा। मतलब हमने क्या किया कि R1 में स्केलर मल्टीपल ऑफ R2 ऐड कर दिया, इसमें R2 में कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ R1 में चेंज आएगी। ठीक है, तो मतलब ये डिटर्मिनेंट हमारा ये बनेगा A11 प्लस KA21, A12 प्लस KA22, A13 प्लस KA23। ये ऑपरेशन है। मतलब R1 इज चेंज बाय R1 प्लस KR2, और बाकी दोनों रो सेम रहेंगी, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे वो भी डेल्टा ही आएगा। अब क्यों आएगा डेल्टा वो समझते हैं पहले। अब ये देखो कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा A11 C11, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये होगा ना। अब देखो इसके फर्स्ट रो के कोफैक्टर और इसके फर्स्ट रो के कोफैक्टर सेम है। Yes, sir. ठीक है,
तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा मेरा ये नहीं आ जाएगा A11 प्लस KA21 इंटू C11 प्लस A12 प्लस KA22 इंटू C12 प्लस A13 प्लस KA23 इंटू C13 सॉरी। अब इसमें ना ओपन कर दो इन ब्रैकेट्स को, केवल ही टर्म अलग कर दो, बाकी टर्म अलग कर दो, तो ये नहीं बन जाएगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, और K के साथ क्या आ जाएगा A11 A21 C11, और ये सारी टर्म लिख लेना, ठीक है, 3 टर्म आएंगे ना ये। अब देखो ये तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा ये वाला, तो ये तो डेल्टा ही है ना जो मैंने पहले लिखा था ये चीज, और ये Yes, जीरो नहीं हो sir. जाएगा ये चीज K के साथ जो है, क्योंकि ये एलिमेंट किसी और रो के हैं और कोफैक्टर दूसरी रो के हैं। एलिमेंट सेकंड रो के है और कोफैक्टर फर्स्ट रो के है, तो मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं आता है ऐड करके, ये प्रॉपर्टी बताया था ना। तो ये भी तो डेल्टा ही आ जाएगा इसका वैल्यू भी, ये समझ आई प्रॉपर्टी। सर डेल्टा किसका वैल्यू था, एक बार रिपीट कर दो। डेल्टा तो ये वैल्यू था ना, ये वाला हाँ जो इस डिटर्मिनेंट का था, तो ये तो डेल्टा हो गया ये वाला प्रोडक्ट, यस सर। और ये जीरो नहीं होएगा ये वाला प्रोडक्ट K के साथ जो है, हाँ सर। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रॉपर्टी है वो देखो क्या थी, मैंने बताया था अगर हम किसी रो के एलिमेंट लेते हैं और उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है, अगर किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो जीरो आता है। अब इसमें एलिमेंट देखो सेकंड रो के हैं और कोफैक्टर फर्स्ट रो के हैं, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, यस सर, आ गया तो समझ। K इंटू जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो डेल्टा ही रह जाएगा वो, ठीक है। ये ऑपरेशन आप सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर सकते हो, मतलब ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड रो को मल्टीप्लाई करके K से फर्स्ट रो में भी मल्टीप्लाई कर दिया, वो ऑपरेशन नहीं कर सकते आप, मतलब सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। और राइट सर। रो के ऑपरेशन रो में कर सकते हो, कॉलम के ऑपरेशन कॉलम में कर सकते हो, ये नहीं कि रो को मल्टीप्लाई करके कॉलम में ऐड कर दिया, राइट। राइट सर। अब इसको देखो कि इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन एक दो करते हैं और फिर प्रॉपर्टीज करते हैं, राइट। ओके। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही होंगे आज तो, चलो एक दो क्वेश्चन कराता हूँ फिर आपको समझ आएगी ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है, राइट। तो क्वेश्चन लिखो, एक पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दो डिटर्मिनेंट कर रहे हैं हम, एक तो ये है हमारा 1 1 1 B प्लस C प्लस A प्लस B A B C, ये डिटर्मिनेंट जीरो का, ये विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना, मतलब आपने एक्सपेंड नहीं करना जैसे हम करते थे रो वाइज और कॉलम वाइज। और इसका सेकंड पार्ट है A माइनस B B माइनस C C माइनस A B माइनस C C माइनस A C माइनस A माइनस B A माइनस B B माइनस C, ये जीरो होगा। तो अब देखो प्रॉपर्टीज कैसे यूज होंगी। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है मैंने हम आपको बताया था कि हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करके हम दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में, C2 इक्वल टू C2 प्लस C3, इस क्वेश्चन में मतलब हमने C
3 को 1 से मल्टीप्लाई करके और C2 में ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा ये डिटर्मिनेंट। अब ये एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा, B प्लस C प्लस A बन गया। अब इससे ये रो नहीं चेंज होगी, सिर्फ कॉलम नहीं चेंज होगा, सिर्फ सेकंड कॉलम चेंज होगा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना किसी भी टर्म से, मतलब यहाँ पे 2C3 लेता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब देखो डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में से जो भी चीज कॉमन आती है वो आप बाहर ले सकते हो। मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स में लेना पड़ता है, डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C, कॉमन फ्रॉम C2 आ रहा है, तो वो कॉमन ले लो, तो A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट क्या बच जाएगा आपका 1 1 1 1 1 1 ABC। अब देखो इसके दो कॉलम सेम हो गए, फर्स्ट और सेकंड, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होएगी। इफ 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर सेम देन वैल्यू इज 0। तो ये मतलब A प्लस B प्लस C इंटू 0 नहीं आ जाएगा। Because C1 and C2 are identical. तो ये 0 आ गया ना विदाउट एक्सपेंडिंग। ये समझ आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, क्योंकि ये थोड़े से मतलब मुश्किल होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप वर्कशीट दोगे या फिर हैं? अब होमवर्क में क्या है सर? वो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि डिटर्मिनेंट के काफी क्वेश्चन तो मुझे करवाने पड़ेंगे या आप क्लास में करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम एक प्रैक्टिस वर्कशीट कर लेंगे, राइट? राइट सर, थैंक यू। एक ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लो एक बार ना। ये क्वेश्चन समझ आ गया पहला वाला? हाँ सर। उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखो क्या कैसे करना है, बस वो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर उसको खत्म करते हैं, राइट? सेकंड पार्ट में आप पहले इसमें ये ऑपरेशन लगा दो, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये ऑपरेशन आप इकट्ठा लगा सकते हो, ठीक है? बेसिकली ये दो ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है। पहले C1 इक्वल टू C1 प्लस C2, फिर जो C1 में आया उसको लगा के उसमें C3 में ऐड कर दिया, तो ये आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 0 0 0 नहीं बन जाएगा। अब एक कॉलम या एक रो के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है ना। आगे समझिए, क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो मैं बता दूंगा आपको आपने क्या करना है अभी, ठीक है? अभी आपसे इतना कुछ होगा नहीं ज्यादा, तो अगर कोई वर्कशीट वगैरह होगी तो वो मैं भेज दूंगा, पिछली वाली ना, जैसे कोफैक्टर वगैरह की, ठीक है? राइट? अभी आप वो अपना पिछला काम पूरा कर लो जो आपको दिया था, ठीक है बच्चों? चलो ठीक है, अभी कल क्लास लगाएंगे 6 to 7, राइट? ठीक है, चलो चलो ठीक है, बाय सर। ओके बाय बाय।